Dear students, now we are going to study in this video properties of genetic material. This is clear to all of you that majority of organisms except a few viruses, they have genetic material as DNA. But what are the properties of a genetic material? चाहे वो DNA है, RNA है या कोई और मॉलिक्यूल हो सकता है, किसी भी मटेरियल को अगर जेनेटिक मटेरियल का लेबल लेना है तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. सो लेट्स स्टडी व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल. क्या ये प्रॉपर्टी जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो DNA या RNA में फिट होती हैं? क्या इन दोनों में से सिर्फ DNA ही एक जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है या हो सकता है RNA भी इन कुछ प्रॉपर्टीज में फिट होता हो? सो लेट्स स्टडी व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल. यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, ए जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट. यू ऑल नो दैट जेनेटिक मटेरियल इज द मटेरियल विच कंट्रोल्स द कैरेक्टर्स. किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह के फीचर्स डेवलप होंगे. दैट विल बी डिसाइडेड बाय द जेनेटिक मटेरियल. और ये जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में भी पास हो जाने चाहिए. मीन्स इसकी जो प्रोजेनीज हैं दे शुड ऑल हैव द सेम कैरेक्टर्स एज दे आर पोजेस्ड बाय देयर पेरेंट. तो यहाँ पर अगर कैरेक्टर्स को पेरेंट से प्रोजेनी में पास होना है तो ये जरूरी है कि वो जेनेटिक मटेरियल अपनी कॉपी कर सके. जैसे यहाँ पर हमने ये वर्ड यूज़ किया रेप्लिकेट. रेप्लिकेट करने का मतलब है अपने आप को डुप्लीकेट करना, कॉपी करना. तो जेनेटिक मटेरियल हम उसे ही कहेंगे विच इज़ एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, डुप्लीकेट इटसेल्फ सो दैट इट कैन पास फ्रॉम इट्स वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स को पास होने के लिए जरूरी है कि इस जेनेटिक मटेरियल की कॉपी हो सके. सेकेंड फीचर शुड बी, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल. क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सारे फीचर्स को कंट्रोल करता है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेल में किसी भी रिएक्शन में आसानी से इन्वॉल्व हो जाए, रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट करे, या उसका स्ट्रक्चर, उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, जिस चीज़ से वो बने हुए हैं, जिन केमिकल्स से बने हुए हैं, कंपाउंड से बने हुए हैं, वो ऐसे हों कि वो उन्हें अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हों. यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको आप क्लियर इस तरीके से करें कि जो भी जेनेटिक मटेरियल हो वो बहुत कम रिएक्टिव होना चाहिए, दूसरे कंपाउंड्स के साथ वो कम से कम रिएक्शन शो करे और उसका स्ट्रक्चर भी स्टेबल होना चाहिए. अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है कि इट शुड बी स्टेबल, व्हाई दिस जेनेटिक मटेरियल शुड पोजेस दिस पॉइंट? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल के पास स्टोर्ड है वो टेम्परेरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. दैट शुड बी स्टेबल सो दैट जब वो एक पेरेंट से प्रोजेनी में पास हो तो वो फीचर्स एज इट इज़ पास हो जाए. अगर यहाँ पर चेंज होते रहे तो प्रोजेनिस बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएंगी हर जनरेशन में. जैसे यहाँ से अगली जनरेशन आएगी, यहाँ पर चेंज आए तो वो चेंज होके प्रोजेनिस चेंज हो जाएंगी, वो अपने पेरेंट के जैसे नहीं दिखाई देंगे. अब यहाँ पर जब इनके पेरेंट होने की बारी आएगी, इनका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर चेंज हो जाएगा तो इनकी प्रोजेनिस चेंज हो जाएंगी. तो हर जनरेशन में जैसे जैसे सिर्फ इसलिए कि केमिकल और स्ट्रक्चर नेचर उस जेनेटिक मटेरियल की स्टेबल ना हो तो हर जनरेशन में चेंज आते जाएंगे और फीचर्स को कंजर्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो द केमिकल एंड स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल सो दैट फीचर्स कैन बी कंजर्व्ड. थर्ड पॉइंट, अब यहाँ पे हमने बात की कि केमिकल और स्ट्रक्चरली वो स्टेबल होना चाहिए, हर जनरेशन में सेम फीचर्स को पास होना चाहिए. लेकिन एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल में एक फीचर और डिजायर्ड है कि कभी कभार ओकेजनली उसमें वेरिएशंस भी आए, चेंज आए, चाहे वो केमिकली आ रहे हैं, चाहे उसके स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरली उसमें कोई चेंज आ रहा है, इट शुड बी ओकेजनल। ओके, इट शुड नॉट बी फ्रिक्वेंट, बार बार नहीं आने चाहिए, लेकिन कभी कभार उसमें वेरिएशंस आने चाहिए जिनको आप म्यूटेशंस कहते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पर हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे? यहाँ पे हम कह रहे थे कि वो स्टेबल होना चाहिए जिससे कि फीचर्स को कंजर्व किया जा सके, लेकिन यहीं पर हम थर्ड एक अपोजिट पॉइंट ले रहे हैं कि कभी कभार उसमें वेरिएशंस भी आने चाहिए, वो चेंज भी हो जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वेरिएशंस आने से बहुत बार प्रोजेनिस को ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो उन्हें ज़्यादा फिट बनाती हैं, पहले से फिट बनाती हैं। ओके, सो दिस वेरिएशंस, दिस म्यूटेशंस, they help the organism to undergo evolution। टाइम के साथ वो पर्टिकुलर स्पीशीज अपने आप को कैसे बेटर बना सकती है, इट कैन बी बेटर, इट कैन इवोल्व just because of presence of occasional variations। And the last point, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters। कि जो भी इंफॉर्मेशन उस जेनेटिक मटेरियल के पास है वो एक्सप्रेस भी हो जाए। मीन्स हमें कैसे पता लगेगा कि इस डीएनए के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है? जब तक नहीं मालूम चलेगा, जब तक कि वो एक्सप्रेस ना हो। एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आना चाहिए? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो हमारे हेयर कलर का। हमारे हेयर कलर के आने की वजह मेलेनिन पिगमेंट होता है, विच इज़ ए टाइप ऑफ प्रोटीन, मेलेनिन। तो मेलेनिन की सिंथेसिस, उसकी अमाउंट कितनी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, ये सारा का सारा ये जो प्रोटीन है इसकी नेचर को डिसाइड करने वाला हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए के पास जो भी मैसेज है कि इस ऑर्गेनिज्म में ये फीचर आने चाहिए, वो मैसेज, वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स के फॉर्म में एक्सप्रेस भी होने चाहिए। ओके, अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकता सेलुलर मशीनरी की हेल्प से, तो आप उसे एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल नहीं कह सकते। ओके, सो दीज आर द आइडियल फीचर्स ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल। डुप्लीकेशन होना चाहिए जिससे कि वो एक से दूसरी जनरेशन में पास हो सके। केमिकल और स्ट्रक्चर उसका केमिकली स्ट्रक्चरली वो स्टेबल होना चाहिए जिससे कि फीचर्स को कंजर्व किया जा सके। कभी कभार उसमें वेरिएशंस भी आने चाहिए, म्यूटेशंस भी होने चाहिए जिससे इवोल्यूशन हो सके, बेटर फीचर्स डेवलप हो सके, पहले से बेहतर वो ऑर्गेनिज्म बन सके और वो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सके। अब जो ये पॉइंट्स हैं ये डीएनए और आरएनए दोनों ही टाइप के जेनेटिक मटेरियल्स में फिट होते हैं। ये दो बायोमोलिक्यूल्स हैं। ऑल दीज पॉइंट्स आर, मोस्ट ऑफ दीज पॉइंट्स आर दे आर पोजेस्ड बाय बोथ डीएनए एंड आरएनए। जैसे दोनों डीएनए और आरएनए ही रेप्लिकेट कर सकते हैं तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह से बिहेव करेंगे। लेकिन ज़्यादातर सेल्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। हालांकि अगर आप इवोल्यूशनरी सेंस में बात करें तो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहा था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी हमारी सेलुलर मशीनरी है एक्चुअली वो आरएनए के अराउंड रिवॉल्व करती है। डीएनए बेशक जेनेटिक मटेरियल है लेकिन डीएनए को सबसे पहले अपने आप को आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना जरूरी है, क्योंकि डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन सकते। वो इसलिए नहीं क्योंकि जो भी मशीनरी है, सेल की मशीनरी है, वो आरएनए के लिए बनी है क्योंकि ये सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन डीएनए और आरएनए में से बेटर कौन है? आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसा क्या हुआ कि आरएनए was replaced by DNA. So let's study why RNA is suitable genetic material than RNA. Why DNA is suitable genetic material than RNA. So इसके लिए हमारे पास ये एक फ्लो चार्ट है। यहाँ पे देखिए we are giving it is a heading DNA versus RNA। दोनों में हम थोड़ा सा
कंपैरिजन करेंगे, ये देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में से बेटर कौन है। यू ऑल नो दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, तो ऑब्वियसली आप ये तो समझते ही होंगे कि डीएनए में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसने आरएनए को रिप्लेस कर दिया है। सो हमारी हेडिंग है विच वन इज सुटेबल, विच वन इज मोर सुटेबल फॉर एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 2 हेलिक्स आपको उसकी दिखाई दे रही हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, और आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, मीन्स दे आर हैविंग ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और एक न्यूक्लियोटाइड में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है राइबोज शुगर, ये आप पढ़ चुके हैं, ये राइबोज शुगर, इसके साथ कोई भी नाइट्रोजनस बेस और 5th कार्बन के साथ जुड़ा हुआ फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहला कंपोनेंट राइबोज शुगर, सेकंड कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस, और थर्ड कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप। अब पहले एक बार डीएनए को देखते हैं। ये इस हेलिक्स को हमने थोड़ा सा वाइड किया है जिससे आप थोड़ा सा इसके साथ कंपैरिजन कर सकें आरएनए के साथ कि इसमें ऐसे कौन से यूनिक फीचर हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा सूटेबल है। ये देखिए, ये इसकी हेलिक्स एक चेन दिखाई है शुगर फॉस्फेट की, और ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये दूसरी तरफ भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो ये एक पेयर हो गया, दिस इज ए पेयर। और यहाँ पे जो ब्लैक लाइंस हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जब एस स्ट्रेन को हीट किल किया जाता है, तो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को, एस स्ट्रेन टाइप के बैक्टीरिया को जब आर के साथ मिक्स किया गया, आर स्ट्रेन लिविंग थी, दोनों को जब मिक्स किया गया तो उन एस स्ट्रेन से जो हीट किल्ड थी उनमें से कोई मटेरियल ऐसा था जो आर स्ट्रेन में पास हो गया, और जिसकी वजह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल गई। और अब हम पढ़ चुके हैं कि वो मटेरियल डीएनए था। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर स्टेबल है, इट इज हैविंग द स्टेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि हीट किल करने के बावजूद भी इसके कुछ ऐसे फीचर्स कंजर्व थी कि इसने अपने जेनेटिक मटेरियल होने की प्रॉपर्टीज को लूज नहीं किया। जैसे यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, हीट करने पे ये बॉन्ड्स जरूर टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की टूटने की वजह से, डीनेचुरेशन की वजह से ये दोनों हेलिक्स अलग जरूर हो जाएंगी, लेकिन ये दोनों हेलिक्स अपने आप को रीज्वाइन कर सकती हैं। अगर इन्हें दोबारा से वही ऑप्टिमम कंडीशन दे दी जाए तो ये रीज्वाइन कर सकती हैं। तो ये स्ट्रक्चरली स्टेबल है, लेकिन आरएनए स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं होता है। डीएनए केमिकली भी काफ़ी स्टेबल है, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी रिएक्शन, ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन आरएनए के बारे में आप नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि इट एक्ट एज कैटालिस्ट, यानी एंजाइम्स, इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द केमिकल प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में ये इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे ट्रांसलेशन प्रोसेस में आप एक एंजाइम का नाम सुनेंगे, राइबोजाइम। दिस राइबोजाइम एंजाइम विच कैटालाइज फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और ये राइबोजाइम एंजाइम आरएनए से बना हुआ है। तो जो मटेरियल खुद एक कैटालिस्ट बन के रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो केमिकली स्टेबल होगा। डीएनए और आरएनए में कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने कहा कि स्ट्रक्चरली डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, कि इसके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं अगर वो किसी वजह से डीनेचर हो जाते हैं, ब्रेक हो भी जाते हैं, इट इज़ एबल टू रिकवर। लेकिन आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की चेन अगर किसी वजह से ब्रेक होती है तो वो दोबारा से रिकवर नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ ये केमिकली भी स्टेबल होता है, ये रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं रहता, जबकि आरएनए राइबोजाइम जैसे इसने एग्जांपल दिया ये रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व रहता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं,
जैसे यहाँ पर ये राइबोज शुगर दिखाई गई है, ये आरएनए में राइबोज शुगर होती है और इस सेकंड कार्बन के पास यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जबकि डीएनए के पास राइबोज शुगर नहीं है, इट इज हैविंग डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर मीन्स एट सेकंड कार्बन वन ऑक्सीजन इज लेस। देखिए यहाँ पर ये सेकंड कार्बन है, यहाँ पर मैंने सिर्फ H दिखाया है, यहाँ पर हमने OH दिखाया है। सो ये जो ग्रुप है OH ग्रुप, इट इज ए लेबाइल ग्रुप। ये राइबोज शुगर होने की वजह से आरएनए एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल बन जाता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर होने की वजह से डीएनए इज लेस रिएक्टिव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी कैन मेंशन दैट if there is duplication of DNA and if the wrong bases are added, जैसे आप जानते हो कि अगर यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस लिखी बेसिस की, सपोज ये नाइट्रोजनस बेसिस है, तो दूसरी तरफ न्यूक्लियोटाइड की चेंज पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मिलेंगे। ए है तो यहाँ पर टी मिलना है, यहाँ पर थायमीन अगर है तो यहाँ पर एडनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, और यहाँ पर तो अगर यहाँ पर एक चेन हमें डीएनए की दी गई है, इस पर जो भी बेस सीक्वेंसेस हैं, नेक्स्ट स्ट्रैंड जब इसका बनता है, मीन जब कॉपी होती है, अगर बाय चांस किसी भी गलत एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से कोई रॉन्ग बेस ऐड हो जाती है तो वो इजीली डिटेक्ट की जा सकती है। प्रूफ रीडिंग इज वेरी इजी। Why the proofreading is easy? Because mistake can be easily detected। जो भी मिस्टेक हुई है, जैसे यहाँ पर थायमीन है, यहाँ एडनिन है, सपोज यहाँ पर ग्वानिन ऐड की जाती है या थायमीन ऐड हो जाती है, तो ये इजीली इसका डिटेक्शन हो जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ ग्वानिन है। ओके, तो ग्वानिन होने की वजह से ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर तो साइटोसाइन को ही, जो न्यूक्लियोटाइड जिसमें साइटोसाइन होती है वही ऐड करनी है। इसको इस आसानी से गलत बेस वाले न्यूक्लियोटाइड को आसानी से डिटेक्ट भी कर सकते हैं, उसको हटा भी दिया जाएगा। लेकिन आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसमें चेन से जैसे ही कॉपी तैयार होगी तो जो नई चेन बनेगी उसमें कौन सा बेस गलत ऐड हुआ है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड हुआ है, ये इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और जब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है तो म्यूटेशंस हो जाते हैं। ओके, और इसके साथ साथ क्योंकि आरएनए में यूरेसिल ये नाइट्रोजनस बेस है, जबकि डीएनए में थायमीन नाइट्रोजनस बेस है। थायमीन इज गोइंग टू मेक द डीएनए स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, जबकि यूरेसिल की वजह से आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल होता है। ओके, सो दिस इज व्हाई DNA is a better genetic material than RNA। यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को एक बार हम फिर से कंपाइल कर लेते हैं। DNA has thymine, H group at second carbon in pentose sugar and it is double stranded। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रूफ रीडिंग पॉसिबल होगी, आसानी से इसकी जो मिस्टेक्स हैं कॉपिंग के टाइम उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। H ग्रुप होता है सेकंड कार्बन पर, जबकि आरएनए के पास OH ग्रुप है, इस OH की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। आरएनए के पास यूरेसिल है, इसकी वजह से भी इसका स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता। ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसीलिए कोई भी मिस्टेक जब इसकी कॉपिंग करते होगी तो वो आसानी से सॉर्ट आउट नहीं की जा सकती। और डीएनए इज नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि आरएनए एक कैटालिस्ट की तरह से भी बिहेव करता है। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन वायरसेस से जुड़ी हुई है
जो रेट्रोवायरस होते हैं, जैसे कोरोना वायरस हुआ, जैसे एड्स वायरस हुआ, ये सभी आरएनए वायरसेस हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो इन वायरसेस के लिए वैक्सीन बनानी बहुत मुश्किल है। रीज़न ये है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है ये म्यूटेशंस करता रहता है, ये म्यूटेट करता रहता है, क्योंकि ये आरएनए है तो ये स्ट्रक्चरली और केमिकल स्टेबल नहीं है, म्यूटेशंस होते रहते हैं, वेरिएशंस आते रहते हैं। तो इसीलिए जो अनस्टेबल करैक्टर वाला ऑर्गेनिज्म है या कोई भी, जैसे यहाँ पर पार्टिकल है वायरस का, ये अनस्टेबिलिटी की वजह से इसको टारगेट करने वाली कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल या कोई भी वैक्सीन बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज दे म्यूटेट वेरी फास्ट। ओके, सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू।